नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान के खंड ब का टॉपिक संसद के कार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। इस टॉपिक का जो प्रारंभिक भाग है संसद की संरचना, वो हमने पहले प्रस्तुत कर दिया था। उसको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। टॉपिक प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नए नए वीडियो डाले जाएं आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथियों को शेयर भी करें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो संसद के कार्य। मुख्यतः जो हमारी पुस्तक में वर्णित हैं और जो विस्तृत इसकी व्याख्या है उसके अकॉर्डिंग मुख्यतः 3 कार्य संसद के दिए गए हैं। एक पहला विधि निर्माण का, दूसरा संविधान संशोधन का और तीसरा धन विधेयक से संबंधित। तो हम पहला जो कार्य है विधि निर्माण का, उसको हम देखते हैं। संसद की 7वीं सूची में वर्णित संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधान बनाने का काम संसद का होता है। इसके साथ साथ में जो अवशिष्ट शक्तियों पर भी संसद कानून बना सकती है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। कानून निर्माण या विधायी प्रक्रिया में संसद के 3 अंग भाग लेते हैं। कौन कौन से 3 अंग? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये ध्यान रखें, तीनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, कोई भी कानून जो है फाइनल स्टेज तक जाए। चलिए आगे। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक या बिल कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द ज़्यादा उच्चारित होता है बार बार, बिल। हिंदी में बोलते हैं हम विधेयक। जब विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो इसे अधिनियम या विधि, एक्ट या लॉ कहा जाता है। ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विधेयक और अधिनियम में क्या डिफरेंस है? यानी जब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले का प्रारूप है तो वो विधेयक है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में यानी फाइनल कानून तैयार हो जाता है तो उस टाइम में उसको अधिनियम बोलेंगे। चलिए आगे। विधेयकों को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सरकारी विधेयक, जब विधेयक किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य, यानी वो सदस्य कौन होगा? सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखना, 2 तरह के विधेयक रहते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। आगे चलेंगे। अब सरकारी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। हम साधारण विधेयक संबंधी प्रक्रिया को समझेंगे। यह सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यानी ये जो प्रक्रिया है उसमें हम देखेंगे कि चाहे वो लोकसभा में आ रहा है पहले या राज्यसभा में आ रहा है। साधारण विधेयक है वो कहीं पर भी रखा जा सकता है, कोई भी रख सकता है उसको, मंत्री भी रख सकता है या सामान्य सांसद भी रख सकता है। अब इसमें आगे क्या होगा देखते हैं। इसके प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। ध्यान रखना, कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। विधेयक की प्रस्तुति या प्रथम वाचन, किसी भी विधेयक का पेश होना ही उसका प्रथम वाचन कहलाता है। ध्यान रखना, प्रथम वाचन क्या है? यानी वो विधेयक किसी भी सदन में रखा जाएगा, वो बात क्या है? प्रथम वाचन। आगे देखते हैं द्वितीय वाचन। यह सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अवस्था है। इस अवस्था में विधेयक पर परवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी का गठन होता है। यह समिति विधेयक पर बारीकी से चर्चा करती है। समिति अपना प्रतिवेदन सदन में रखती है, उस पर वहाँ बहस, चर्चा और मतदान होता है। विधेयक में आवश्यक शाब्दिक और औपचारिक संशोधन किए जाते हैं। ये जो पोर्शन है यानी द्वितीय वाचन है, काफ़ी लंबा होता है। इसमें सेलेक्ट कमेटी का गठन हो जाएगा, उसके बाद में चर्चा होगी, बहस, मतदान, ये सारा काम, उसमें जो भी करेक्शन के काम हैं वो सारे किए जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा? तृतीय वाचन। इस अवस्था में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है। यहाँ प्रत्येक धारा पर मतदान नहीं होकर संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है। ध्यान रखें, प्रत्येक जो धारा है उसके ऊपर मतदान कहाँ हो चुका है?
द्वितीय वाचन में। अब यहाँ पर पूरा जो बिल है उसके ऊपर मतदान का ही काम होता है। यदि विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष, जिस भी सदन में रखा गया है उसका अध्यक्ष, सदन का अध्यक्ष प्रमाणित करके विधेयक को दूसरे सदन में विचार के लिए भेज देता है। यानी तीसरे वाचन के बाद में उसका जो सदन का अध्यक्ष है वो उसको वेरीफाई कर देगा कि हमारे सदन ने इसको पारित कर दिया है और ये अब दूसरे सदन के पास चला जाएगा। अब क्या होगा, विधेयक दूसरे सदन में आ गया। दूसरे सदन में भी इसे तीनों चरणों में गुजरना पड़ेगा। यदि दूसरा सदन भी पहले की भांति बहुमत से पारित कर देता है तो उसे राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेज दिया जाएगा। पहला काम तो क्या होगा, अगर वहाँ भी ये तीनों चरणों में गुजरने के बाद में पास हो गया तो इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। अब यहाँ कई स्थितियाँ हो सकती हैं, देखें कौन कौन सी। यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा उसमें कोई संशोधन कर दे जिससे पहला सदन सहमत नहीं, अब ये जो अलग स्थिति उत्पन्न हुई है, यानी वहाँ पर अगर वो उसको अस्वीकार करे या कोई संशोधन की बात करे जो पहले वाले ने नहीं की थी, तो अब क्या होगा, इसके अलावा एक विकल्प और है, अथवा 6 माह तक चर्चा ही नहीं करे, रखा रहे वो 6 माह तक। ऐसे गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन बुला सकता है। ये विशेष स्थितियां जब होगी, यानी जब गतिरोध हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब हम देखते हैं संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या होगा। ये अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन आयोजित करने का प्रावधान का उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास हो जाता है तो उसे दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अब यहाँ पर दोनों सदनों के मेंबर हैं और वो जो हैं वो अगर एक साथ मिलके उसको पास कर देते हैं तो दोनों सदनों में ही पास माना जाएगा। आगे क्या होगा, अभी तक केवल 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ये भी बहुत याद रखने की बात है। अभी तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 3 बार ही बुलाया गया है। अब आगे क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन मान लो गतिरोध की स्थिति होती है, सामान्यतः पास हो जाता है। अगर गतिरोध हुआ तो संयुक्त अधिवेशन में उसको पास करवा लिया गया। अब उसके बाद में क्या होगा, राष्ट्रपति की सहमति यानी स्वीकृति। अनुच्छेद 111 के अनुसार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही वह कानून बनता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस संसद भेजता है, वह संसद बिना किसी संशोधन के पुनः पारित होने के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने जरूरी होंगे। यानी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति वापस भेज दे और वो सदन दोबारा राष्ट्रपति को भेज दे तो वो पास करना यानी उसको साइन करने ही होंगे। अब एक स्थिति और हो सकती, यदि राष्ट्रपति न तो हस्ताक्षर करे और न ही पुनर्विचार हेतु भेजे तो उस विधेयक का अंत हो जाता है। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो पावर या जेबी वीटो शक्ति कहते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है ये, पॉकेट वीटो पावर क्या है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति अगर किसी भी विधेयक को अपनी जेब में लिए घूमता फिरता रहे तो वो है आपके पॉकेट वीटो पावर। ऐसा बहुत कम हुआ, एक बार हुआ है 1986 के समय ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर ऐसा किया था। उसके बाद में ऐसी स्थितियां नहीं आई हैं। इसके बाद में जो अगला जो कार्य है, अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, विधि निर्माण का कार्य, यानी जो भी कानून बनता है वो किन किन स्टेप से होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में अधिनियम यानी एक्ट तैयार हो गया। ये बात हमने क्या की थी, कोई भी साधारण विधेयक हमने पहले देख लिया था कि विधेयक 2 तरह के हैं, एक तो साधारण और दूसरा धन विधेयक। तो अब हम बात करेंगे धन विधेयक यानी मनी बिल पारित कराना है। ये सामान्य से अलग प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि किन किन बातों से संबंधित
कोई बिल है तो वो धन विधेयक होगा। इसका हम यहाँ पूरा विवरण नहीं देखेंगे, अन्य किसी वीडियो में इसका विवरण हम डाल देंगे। यह विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये ध्यान रखना। ये आपके एक बार बोर्ड की परीक्षा में भी आया है, 2018 सप्लीमेंट्री की परीक्षा में आया था ये प्रश्न। क्या पूछा गया था वहाँ? पूछा गया था कि कौन सा बिल लोकसभा में ही रखा जाता है सबसे पहले। तो ध्यान रखना कौन सा बिल है? धन विधेयक। इसे राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में रखा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। यानी राष्ट्रपति की पहले ही सहमति इसके ऊपर ले ली जाती है। राज्यसभा के पास इस विधेयक पर सीमित पावर है, कम शक्तियाँ हैं। यह अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? मंत्री ही रखेगा इसको। राज्यसभा इसे प्राप्ति से 14 दिन तक ही रख सकती है, यानी जिस दिन राज्यसभा के पास आया 14 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद में नहीं रख सकते हैं। आगे क्या होगा? यदि 14 दिन से अधिक यह राज्यसभा में रहा या लौटाया नहीं तो इसे दोनों सदनों में स्वतः ही पारित माना जाएगा। यानी लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने 14 दिन से ज़्यादा समय तक उसको रख लिया तो ये ऑटोमेटिक ही पास माना जाएगा। इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस संसद को नहीं भेज सकता है। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में रखा गया था। ध्यान रखने की बात है ये कि कई बार ये परीक्षाओं में आता है कि राष्ट्रपति इसको हस्ताक्षर करने के लिए क्यों बाध्य है, पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि इसको रखने से पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले ली गई थी। अब हम तीसरा जो कार्य है संसद का वो देखते हैं, संविधान संशोधन का कार्य। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इस बार 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया था, संविधान संशोधन का कार्य। और इससे पहले हमने जो बातें देखी थी विधि निर्माण का कार्य, ये 2018 की परीक्षा में भी आया था और 2019 की परीक्षा में आया था। ये विधि निर्माण का जो पहले वाला टॉपिक हमने देखा, काम देखा था, ये 2019 की बोर्ड परीक्षा में ये आया था। अब हम देख रहे हैं संविधान संशोधन का काम कैसे करेगा संसद। अनुच्छेद 368, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 में किसका जिक्र है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधी वर्णन दिया गया है। संविधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है, ये आगे हम देखेंगे। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई, ये ध्यान रखना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली हमने? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। इस प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यानी ये ध्यान रखना, जो संविधान का उसका संसद का संयुक्त अधिवेशन का पहले हमने जो उल्लेख किया था वो इस कार्य में यानी संशोधन वाले काम में हम नहीं कर सकते हैं। इस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर से मना भी नहीं कर सकता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर भी हस्ताक्षर करने से मना नहीं करेगा वो। अच्छा, अब हमने पहले जो बात करी थी संविधान संशोधन के दो प्रकार कौन से थे? अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल और औपचारिक यानी फॉर्मल। अनौपचारिक कौन सा है? यह न्यायालय से जुड़ा तरीका है, यानी कोर्ट में जब कोई मैटर जाएगा तो कोर्ट के थ्रू अगर कोई संशोधन की बात निकल के आती है, कौशिक तौर पर संशोधन ना हो, यानी इसमें यही बात आती है कि संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर है औपचारिक, ये जो हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन का जो पूरी प्रक्रिया संसद के द्वारा निकल के आती है वो सारी जो है औपचारिक में है। अच्छा, फिर ये प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं? 3 तरह से प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली जो संशोधन से संबंधित प्रक्रियाएं जो हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा कैसे संविधान संशोधन होगा। इसमें सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से पारित, अगर कोई विधेयक है वो इस प्रक्रिया से पास हो गया तो यानी वो संशोधन हो जाएगा। इसमें कौन कौन से बिल्स आ सकते हैं? नया राज्य बनाना, सीमा परिवर्तन, नागरिकता संबंधित, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, यानी वो जब भी चाहे अपना वेतन जो है वो बढ़ा सकते हैं और वहाँ से उसको ज़्यादा लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, साधारण बहुमत द्वारा वो सारे पास हो जाते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, ये सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये अलग हो गया। 2/3
की शर्त लग गई इसमें। इसमें कौन से काम होंगे, जो एक तो साधारण वाले और एक आगे जो हम तीसरा जो बिंदु देखेंगे राज्यों के अनुसमर्थन वाला, उन उपबंधों को छोड़ के बाकी सारे संशोधन हैं वो इसमें आ जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा संशोधन जो हैं संविधान में वो विशेष बहुमत वाली स्थिति में आते हैं। अच्छा, तीसरा जो प्रोसेस है उसमें क्या आएगा, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत जो हमने पहले देख लिया था के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन जरूरी है। यानी जो विशेष बहुमत वाली स्थिति के साथ साथ क्या होगा, आधे से ज़्यादा राज्यों के जो विधानसभाएं हैं वहाँ से भी इसको पास होके आना जरूरी होगा। इसमें कौन कौन से बिल्स आते हैं, देखो, संघ और राज्यों की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में परिवर्तन की बात है, राज्य के विधायी संबंधों में परिवर्तन से संबंधी कोई बिल है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो हो रहा है उससे संबंधित बिल, स्वयं जो अनुच्छेद 368 है इसमें अगर परिवर्तन की बात है। तो अभी हम ताज़ा एक एग्जाम्पल देखें, आपके जीएसटी जो बिल हुआ था वो इसी प्रक्रिया से गुजर के आया। यानी वहाँ पर 2/3 के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों में भी वो पास होके आया और उसके बाद में वो जो है वो कानून बन सका। इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपके 2018 और 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। 2020 में तो सीधा ही पूछा गया कार्यपालिका पर किस तरह से नियंत्रण रखती है संसद, और 2018 में इसको थोड़ा सा घुमा दिया था कि मंत्रिपरिषद वो किस तरह से संसद का नियंत्रण होता है, वो एक ही बात है। इसमें क्या आएगा, कार्यपालिका को नित्य प्रतिदिन के कार्यों में नियंत्रित करने का कार्य जनता की प्रतिनिधि संस्था यानी संसद को प्राप्त है। ये हमने पहले भी देख लिया इस बात को। संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करने, ये ध्यान रखना, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये सारे बातें हैं जिनके द्वारा वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा के पास है। वह विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसके ऊपर कंट्रोल करती है। विश्वास प्रस्ताव सत्तापक्ष प्रस्तुत करता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों, ये छोटा सा एक टॉपिक था संसद के कार्य। ये बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप इस टॉपिक के अंदर जो भी छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उनको भी देखें। धन्यवाद। साथियों तक यह वीडियो ज़रूर साझा करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। इसका अगला जो भाग है उसके वीडियो भी हम शीघ्र पेश कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।